Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of journey to MBBS. तो आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स को एंड इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट अमाइनो एसिड्स राइट. तो हमने जब अमाइनो एसिड को स्टडी किया था तो हमने देखा था कि अमाइनो एसिड्स की जो पर्सनैलिटी है वो कौन डिटरमाइन करता है. उसका आर ग्रुप, उसकी जो बेसिक पर्सनैलिटी होती है वो उसके आर ग्रुप की वजह से होती है. और उसका आर ग्रुप जो होता है हमने देखा था कि एक वेरिएबल ग्रुप होता है. ठीक है, तो इसी तरह से प्रोटीन्स की भी कुछ पर्सनैलिटी है. ठीक है, जिस तरह से हमने अमाइनो एसिड को देखा था कि उसकी पर्सनैलिटी है और कुछ चीज़ें हैं जो उसकी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करते हैं जैसे आर ग्रुप वगैरह, तो इसी तरह से प्रोटीन्स की भी पर्सनैलिटी है. ठीक है, और आपको पता है कि उन्हीं अमाइनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई जाती है और फिर उन पॉलीपेप्टाइड चेन्स को जोड़ जोड़ के फिर प्रोटीन्स बनाया जाता है. ठीक है, तो प्रोटीन्स किससे बनते हैं? डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के पॉलीपेप्टाइड चेन, फिर उस चेन को जोड़ के प्रोटीन्स बनाए जाते हैं. ठीक है, लेकिन इसमें जुड़ने वाले जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. ठीक, तो प्रोटीन्स की पर्सनैलिटी क्या क्या है? ये क्या होते हैं? पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. वही बात आ गई, ये किससे बनते हैं? अमाइनो एसिड्स को जोड़ के जो चेन बनाई जाती है पॉलीपेप्टाइड चेन, उन चेन्स को फर्दर जोड़ के फिर प्रोटीन्स बनाया जाएगा. तो इस वजह से हमने इसको क्या कहा है? पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. ठीक है, उसके बाद इसकी और पर्सनैलिटी क्या है? ये क्या है? हेट्रोपॉलीमर्स है. हेट्रोपॉलीमर्स मतलब मैंने अभी बताया कि इसमें जुड़ने वाले जितने अमाइनो एसिड्स होते हैं दीज आर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स. ठीक है, एक जैसे अमाइनो एसिड्स नहीं होते, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं. जैसे अमाइनो एसिड 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल यहाँ दी गई है. ठीक है, तो जुड़ने वाले जो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं तो वो क्या होते हैं? वो सब के सब डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं. ठीक है, अब क्या है? अब ये बताया गया है कि ये क्या करते हैं? स्पेसिफिक टेम्परेचर में ये काम करेंगे और इनका एक फिक्स्ड पीएच होता है. इनको काम करने के लिए एक फिक्स पीएच चाहिए होता है. ठीक है, इनकी क्या शराइत होती है? ये जो प्रोटीन्स और ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, एंजाइम्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स. ठीक, तो ये जो प्रोटीन्स और ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, इनकी कुछ शराइतें होती हैं काम करने की. ठीक है, कुछ शर्तें होती हैं इनकी कि कुछ लोग होते हैं ना वो कुछ कंडीशंस पे ही काम करते हैं. उनकी यही शर्त होती है कि मुझे ये कंडीशन मिलेगी तो मैं काम करूँगा वरना मैं नहीं करूँगा. ठीक है, तो ये प्रोटीन्स और ये एंजाइम्स भी इसी तरह के होते हैं. इनको स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है जिस पे ये काम करेंगे वरना ये काम नहीं करते. इनको पीएच चाहिए होता है, फिक्स पीएच चाहिए होता है इनको, और उसी पीएच पे ये काम करेंगे वरना नहीं करेंगे. ठीक है, अच्छा, स्पेसिफिक टेम्परेचर का क्या मतलब है? यहाँ पे स्पेसिफिक टेम्परेचर या फिर इनको ये क्या करते हैं? एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में काम करते हैं. यानी कि जब आपने देखा होगा आपको फीवर होता है, जब बॉडी अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ करती है तो ये प्रोटीन्स उस टाइम क्या हो जाते हैं? ये प्रोटीन्स उस टाइम डीनेचर हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं. और क्यों हो जाते हैं? क्योंकि प्रोटीन्स जिस टेम्परेचर में काम करते हैं वो टेम्परेचर क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस. यानी कि जो प्रोटीन्स और ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, ये हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पे ही सही तरह से काम कर सकते हैं. अगर हमारी बॉडी ने टेम्परेचर बढ़ा दिया, जैसे कि हमारी बॉडी टेम्परेचर कब बढ़ाती है? फीवर में. और क्यों बढ़ाती है? जब हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन एंटर कर जाता है. ठीक है, उस पैथोजन को मारने के लिए हमारी बॉडी क्या कर देती है? अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है. ये कहा जाता है ना कि फीवर इज़ नेसेसरी ईविल. तो फीवर को नेसेसरी भी कहा गया और फीवर को ईविल भी कहा गया. लेकिन क्यों कहा गया? नेसेसरी इसलिए कहा गया फीवर को क्योंकि अगर किसी पैथोजन ने बॉडी पर अटैक कर दिया, ठीक है, तो उस पैथोजन को मारने के लिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना ज़रूरी है. ठीक है, उस पैथोजन को मारने के लिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना ज़रूरी है. जैसे ही बॉडी टेम्परेचर बढ़ाती है तो वो पैथोजन क्या हो जाता है? वो पैथोजन डीनेचर हो जाता है, ख़राब हो जाता है, मर जाता है वो पैथोजन. ठीक है, लेकिन जब बॉडी ने वो टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाना क्या था उस टाइम पे? नेसेसरी, बहुत ज़रूरी था टेम्परेचर बढ़ाना. क्योंकि अगर बॉडी टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी तो वो जो पैथोजन है उसको कैसे मारा जाएगा? ठीक है, तो उस पैथोजन को मारने के लिए बॉडी क्या करती है? अपना टेम्परेचर बढ़ाती है. ठीक है, अब
बॉडी ने अपना टेम्परेचर बढ़ाया, वो पैथोजन तो डीनेचर हो गया, वो पैथोजन तो मर गया, लेकिन उसके साथ साथ हमारे ये जो प्रोटीन्स हैं, हमारे जो एंजाइम्स हैं, ये भी तो डीनेचर हो गए ना, है ना। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये भी तो हमारी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर पे काम करते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे ही बॉडी टेम्परेचर बढ़ाएगी, उस पैथोजन के साथ साथ हमारे प्रोटीन्स और एंजाइम भी डीनेचर हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या कहा गया है, फीवर इज़ नेसेसरी ईविल। नेसेसरी इसलिए क्योंकि पैथोजन को मारना है, और ईविल इसलिए क्योंकि इसमें हमारे प्रोटीन्स और हमारे एंजाइम्स भी डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो फीवर में क्या होता है, जैसे ही बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाती है, तो उसमें जो हमारे प्रोटीन्स और हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, यानी वो ख़राब हो जाते हैं। और डीनेचर इज़ परमानेंट। और आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी कि वंस प्रोटीन इज़ डीनेचर्ड इज़ डैमेज्ड फॉर एवर। ठीक, लेकिन जब बॉडी अपना टेम्परेचर डाउन कर देती है, ठीक है, बॉडी जब अपना टेम्परेचर डाउन कर देती है, जब हमारी बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है, तब क्या होता है इन प्रोटीन्स और एंजाइम्स के साथ। हमने ये तो सीख लिया कि जैसे ही बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाती है, तब हमारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं। ठीक है, तो कम्प्लीटली वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। लेकिन जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर नीचे आता है, तब इन प्रोटीन्स और एंजाइम्स के साथ क्या होता है, तब ये प्रोटीन्स और एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर घटता है तो ये प्रोटीन्स और एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं। डीनेचर ज़्यादा ख़तरनाक है, ज़्यादा बुरा है इनएक्टिव होने से। ठीक है, इनएक्टिव को हम रिकॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार प्रोटीन डीनेचर हो गया तो उसको हम दोबारा से रिकॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है, हमारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स क्या होते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं आता तब तक के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं। और जैसे ही बॉडी टेम्परेचर बढ़ाती है तो प्रोटीन्स और एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं, कम्प्लीटली डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, आपने कभी सोचा है कि हमारे रेफ्रिजरेटर में चीज़ें ख़राब क्यों नहीं होती, है ना, सोचा है कभी क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके अंदर टेम्परेचर को इतना डाउन कर दिया जाता है, और आपको पता है कि लो टेम्परेचर में प्रोटीन्स और एंजाइम्स जो है उनकी एक्टिविटी बंद हो जाती है, इनएक्टिव हो जाते हैं ना ये। तो रेफ्रिजरेटर में होता क्या है कि टेम्परेचर को इतना डाउन कर दिया जाता है कि एंजाइमिक एक्टिविटीज़ क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। ठीक है, और एंजाइमिक एक्टिविटी जैसे ही इनएक्टिव हो जाती है तो वो चीज़ें ख़राब नहीं हो पाती। ठीक है, चीज़ों को ख़राब करने में किसका हाथ होता है, इन एंजाइम्स वगैरह का ही ना। तो जैसे रेफ्रिजरेटर में ये होता है कि टेम्परेचर को इतना लो कर दिया जाता है कि उस लो टेम्परेचर में आपको पता है कि एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं, इस वजह से हमारी चीज़ें ख़राब नहीं होती। और यही चीज़ क्रायो प्रिजर्वेशन में भी होता है ना, उसमें भी बिल्कुल यही सेम प्रोसेस होता है। उसमें भी किसी भी चीज़ को क्रायो प्रिजर्व करने के लिए क्या कर दिया जाता है, टेम्परेचर को डाउन कर दिया जाता है, टेम्परेचर को बिल्कुल कम कर दिया जाता है, ताकि जो एंजाइम्स है वो क्या हो जाए, इनएक्टिव हो जाए। ठीक है, आपको इससे एक मूवी का सीन याद आ रहा होगा, वो जो क्रिश में जो दिखाया जाता है कि क्रिश के फादर को क्रायो प्रिजर्व किया जाता है ना, और काफ़ी साल गुजरने के बाद भी वो क्रिश का जो फादर होता है वो जैसे का वैसे ही होता है, जिसको उसको जो कितने सालों पहले जो क्रायो प्रिजर्व किया होता है, और काफ़ी सालों बाद भी वो वैसे का वैसे ही होता है। तो ये वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन थेरेटिकली ये पॉसिबल है। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ को क्रायो प्रिजर्व कर दें, बिल्कुल ही उसके टेम्परेचर को डाउन कर दें, तो उनके अंदर जो एंजाइमिक एक्टिविटी है ये क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। और अगर आज हमने किसी चीज़ को क्रायो प्रिजर्व कर दिया और 10 साल बाद हमने उस चीज़ को क्रायो प्रिजर्वेशन से निकाला, तो आज अगर उसकी एज 2 दिन की है तो 10 साल बाद भी उसकी एज 2 दिन की ही होगी। ठीक है, क्लियर है ये बात? और क्रायो प्रिजर्व हम करते भी हैं, जैसे स्पर्म बैंक्स में, सीड बैंक्स में, पोलन बैंक्स में हम उसमें क्या करते हैं, चीज़ों को किस तरह हम स्टोर करते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू स्टोर करते हैं ना चीज़ों को। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन। ठीक है, अब प्रोटीन्स को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक
जिसमें सिंपल प्रोटीन्स है और दूसरे में कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स है। अब सिंपल प्रोटीन्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड से जुड़कर बनाए जाते हैं, ठीक है। सिंपल प्रोटीन्स क्या होते हैं? सिंपल प्रोटीन्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है। और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स क्या होते हैं? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स वो होते हैं, कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या है? वो प्रोटीन जिसमें एक अमाइनो एसिड्स के अलावा एक एक्स्ट्रा ग्रुप अटैच्ड होगा, कोई वेरिएबल ग्रुप इसके साथ अटैच्ड होगा, कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच्ड होगा, ठीक है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में क्या होगा कि अमाइनो एसिड्स तो है, इनमें अमाइनो एसिड्स के अलावा कोई इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच्ड होता है, ठीक है। सिंपल में क्या होता है? सिर्फ अमाइनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन, और उसके बाद उससे प्रोटीन। और कॉन्जुगेटेड में क्या होगा? अमाइनो एसिड्स के अलावा कोई एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, कोई एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ग्रुप होगा इसमें, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये प्रोटीन्स है और ये इनके साथ जो अटैच्ड जो ग्रुप है, प्रोस्थेटिक ग्रुप जिसको हमने कहा, ये वो ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखी हुई है, जैसे कि फॉस्फोप्रोटीन। अब फॉस्फोप्रोटीन आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसके साथ जो प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच्ड होगा वो कौन सा होगा? फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और ये किस में होता है? केजिन, केजिन मिल्क का प्रोटीन है ये, ठीक है। विटेरिन है इसमें, जो कि एग योक में पाया जाता है, ठीक है। इसी तरह ग्लाइकोप्रोटीन, नाम से पता लग रहा है कि इसके साथ जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है। उसी तरह न्यूक्लियोप्रोटीन, जिसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा है? न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। उसी तरह क्रोमोप्रोटीन, इसके साथ जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो क्या है? क्रोमा, पिगमेंट, ठीक है। क्रोमा का मतलब क्या होता है? पिगमेंट। ये क्या करते हैं? पिगमेंटेशन देते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, हीम, आयरन कंटेनिंग हीम, ठीक है। ये क्या है? पिगमेंट है, ठीक है। उसके बाद लिपोप्रोटीन, इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? लिपिड है। फ्लेवोप्रोटीन, जो फ्लेवर में ऐड किए जाते हैं, ठीक है, इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? वो फैट है, FAD, ठीक है। मेटल प्रोटीन, इसमें क्या है? मेटल है प्रोस्थेटिक ग्रुप, जिसके अंदर क्या है? नाइट्रेट रिडक्टेज, जो नाइट्रोजन की फिक्सेशन में जो हेल्प करता है, ठीक है। तो ये क्या है? दीज आर सम प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, ठीक। तो यहाँ पे जैसे कि कुछ और मेरे पास एग्जाम्पल्स है प्रोटीन की। अब जैसे कि कोलेजन, ठीक है। कोलेजन आपको पता है क्या करता है? कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है? ग्राउंड सब्सटेंसेस है ये। कोलेजन आपके स्किन के अंदर भर भर के पड़ा हुआ है, भर भर के। मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है ये कोलेजन। क्या है? मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है, ठीक है, इन एनिमल बॉडी, ठीक है। ये क्या है? स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद केराटिन, आपके नेल्स में, आपके हेयर में पाया जाता है। उसके बाद इलास्टिन, जहाँ जहाँ पे आपकी बॉडी में इलास्टिसिटी है ना, जैसे कि टिप ऑफ द नोज, आपका पिन्ना, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस हमने देखा था ना, यू जो मूव करता है ताकि फूड विंड पाइप में ना चला जाए। तो जहाँ जहाँ इलास्टिसिटी है वहाँ पे इलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वायरल कोट प्रोटीन। अब आ जाते हैं एंजाइम्स की तरफ। एंजाइम्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स। ये बात मैं रिपीट कर चुकी हूँ पहले भी। एंजाइम्स भी क्या है? प्रोटीन्स है। इसके अंदर क्या है? ट्रिप्सिन है हमारे पास, ठीक है। उसी तरह राइबोलोज है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है? एंजाइम्स है। उसके बाद हार्मोन्स, इनके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स है? इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, ACTH है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट प्रोटेक्टिव, जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे, मायोग्लोबिन है इसके अंदर। उसके बाद सीरम एल्ब्यूमिन है, एंटीबॉडीज़ में फिब्रोनोजेन है, थ्रोम्बिन है, ठीक है, जो क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है हमारे पास, जिसके अंदर हम पढ़ चुके हैं ये स्केलेटल वाले चैप्टर में, जिसके अंदर मायोसिन है, एक्टिन है, ठीक है। तो दीज आर ऑल्सो प्रोटीन्स। तो स्टोरेज प्रोटीन्स है हमारे पास, जिसमें ओवल्ब्यूमिन है, केजिन है, जो एग वाइट में होता है, केजिन मिल्क प्रोटीन है, ठीक है। उसके बाद टॉक्सिन है, ठीक है। स्नेक वेनम क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बात लिखी थी, तो मैंने आपसे कहा था कि इन एनिमल बॉडीज़ मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इज कोलेजन, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो एनिमल से ज़्यादा प्लांट्स है ना, प्लांट्स की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर, तो वो कौन सा प्रोटीन है? रूबिस्को, ठीक है। तो वो कौन सा प्रोटीन है? रूबिस्को।
यहाँ पे कुछ और प्रोटीन्स मैंने लिखे हुए हैं और उनके फंक्शंस लिखे हुए हैं। जैसे कोलेजन मैंने अभी बताया, ये क्या है, इंट्रा सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंसेस है, ठीक है। ट्रिप्सिन एंजाइम है। इंसुलिन क्या है, हार्मोन है। एंटीबॉडी ये क्या करते हैं, डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करते हैं, पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट करते हैं। रिसेप्टर, ठीक है, रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्टर जो होते हैं, जो टेस्ट वगैरह, टेस्ट स्मेल वगैरह भी उनके भी रिसेप्टर होते हैं। और हमने देखा था कि मसल्स के ऊपर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे, ठीक है, जो हार्मोन्स को रिसीव करने के लिए वहाँ पे होते हैं, मैसेज को रिसीव करने के लिए वहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो रिसेप्टर्स दे आर ऑल्सो प्रोटीन्स। उसके बाद GLUT4 ये क्या करता है, ये ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है, तो ये भी प्रोटीन है, ठीक। तो आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करते हैं आज। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, कुछ भी थोड़ा बहुत अगर आपको समझ आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।